हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहाइव 9th क्लास की है चैप्टर नंबर जो कि हमारा 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि ये चैप्टर है हमारे एक फेमस एक जीनियस साइंटिस्ट का। द नेम वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो बिफोर यू रीड में देखिए क्या लिखा है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। आपके दिमाग में क्या बात आती है जब भी आप जीनियस वर्ड सुनते हैं। हु इज़ अ जीनियस, कौन है जीनियस। व्हाट क्वालिटी डू यू थिंक अ जीनियस हैज़, कि आपके हिसाब से एक जीनियस के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। वी शैल नाउ रीड अबाउट द यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट द 100 ईयर अगो। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में, एक सभ्य नागरिक के बारे में, जिसने वर्ल्ड को क्या बचाया था, एक बहुत बड़े तूफान से बचाया था 100 साल पहले। इन द समर ऑफ 1905, the 26-year-old published in the quick succession of the 4 ground-breaking paper, कि 1905 में 26 साल के एक व्यक्ति के बारे में छपा था, जिसने क्या किया था, एक सक्सेशन, एक सफलता हासिल की थी किसी टॉपिक को लेकर के, अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनामिक ऑफ द मूविंग बॉडी एंड द एनर्जी। तो ये सारे साइंस के टॉपिक है, इनको लेकर के एक व्यक्ति को क्या मिली, सफलता मिली थी। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन द साइंटिफिक जर्नल्स। जर्नल्स का मतलब क्या होते हैं, मैगजीन वगैरह, जो पेपर वगैरह होते हैं उन्हें कहते हैं। तो उनके काम को, उस व्यक्ति के काम को क्या पेपर में छापा गया था कुछ ही पन्नों पे। बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। लेकिन उन चंद पन्नों की जो कारनामे, चार पन्नों की जो बातें हैं, उसने हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी सोच को बदल कर रख दिया, जो कि हम स्पेस के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं। टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस। टाइम की बात करें हम पूरे समय को लेकर के, और पूरे ब्रह्मांड को लेकर के। कॉस्मोस का मतलब भी ब्रह्मांड होता है, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होता है। तो इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड का बदल दिया, एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू द सिनोनिम ऑफ द जीनियस। और तब से जीनियस किसके लिए जाना लगा, आइंस्टाइन के लिए। तो 50 ईयर आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रिजेन, कि 50 सालों तक उनके जीनियस वर्ड को क्या था, मरने के बाद भी ये बना रहा। अब स्टार्ट करते अपना पहला स्टैंजा। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 14 मार्च 1879 के अंदर, इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। पैदा हुए थे ये उल्म नाम के एक शहर के अंदर, जो कि जर्मन के अंदर है। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिनेड फॉर द ग्रेटनेस। बचपन में, मतलब जब पैदा हुए थे उस समय इनके किसी भी सेंस से, किसी भी कोई इंडिकेशन, कोई भी संकेत नहीं थे इस बात का कि बहुत महान व्यक्ति बनने वाले हैं। ऑन द कंट्रेरी, इसी के विपरीत क्या हुआ था, हीज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। अब उनके हिसाब से जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो एक तरह का क्या था, एक फ्रीक, मतलब कि नालायक बच्चों में से एक था। ठीक है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मंदबुद्धि किस्म का बच्चा। टू हर हिज हैड सेम्ड मच टू लार्ज। उसके हिसाब से मदर को लगता था इसका सर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसका, अल्बर्ट आइंस्टाइन का। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग, कि 2.5 साल की उम्र तक जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और जब आखिरकार उन्होंने बोलना सीखा तब क्या हुआ, हर एक बात को वो 2 बार दोहराते थे। जैसे कोई वर्ड, जैसे हेलो, हेलो बोल दिया किसी ने तो लगभग एक बात को उन्होंने 2 बार बोलना स्टार्ट कर दिया। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। तो आइंस्टाइन को ये बात नहीं पता थी कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे रहना है, कैसे उनके साथ डील करना है, कैसे उनके साथ खेलना होता है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। उनके जो प्लेमेट्स, उनके जो साथी थे जो खेलने वाले, उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से जानते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, कि काफ़ी समय तक उनको बचपन का ज़्यादातर जो समय था वो अकेले ही क्या करना पड़ा, अपने अकेले ही गेम्स में से उन्हें खेलना पड़ा, अकेले ही बिताना पड़ा। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। उन्हें सबसे ज़्यादा जो पसंद चीज़ें थी वो थी आपकी मैकेनिकल टॉयज़। ऐसे टॉयज़ जिनमें मशीन लगी होती है, जैसे कार होती है, रिमोट कार हो गई जिनमें बैटरी रखती है, डांसिंग डॉल हो गई जिसमें मशीन लगी किसी न किसी टाइप की। तो ऐसे टॉयज़ को हम कहते हैं मैकेनिकल टॉयज़। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर माजा, he is sad to have said fine but where are her wheels। अब क्या हुआ यहाँ पे, एक देखो इस बात का पता ढंग से चलता है हमें कि
वो मैकेनिकल चीज़ों पे इंटरेस्ट रखते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर, उनकी जो अभी भी उनकी सिस्टर पैदा हुई थी जिसका नाम माजा था, तो उन्होंने उसे देखा और कहा देखो ये सब तो ठीक है, काफ़ी ठीक है, बट इसके पहिए कहाँ हैं, मतलब व्हील्स। उसे लगता है सर डॉल में पहिए होते हैं, तो आइंस्टाइन को ये लगता था कि उसके पास भी व्हील्स होंगे। किसके? उसकी सिस्टर के पास। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिम फादर दैट वाजंट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुडेंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनी टाइम। अब हेड मास्टर कौन? प्रिंसिपल थे स्कूल के, और उन्होंने आइंस्टाइन के फादर को बुला करके कह दिया कि देखो ये आइंस्टाइन का जो बच्चा है, ये आपका आइंस्टाइन, ये दुनिया में चाहे कोई भी काम कर ले, मतलब कोई भी प्रोफेशन में चला जाए, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना इस काम में कभी भी ये कामयाब हो पाएगा। मतलब कि इतना नालायक बच्चा है आपका कि ये किसी काम को ठीक तरीके से कर ही नहीं सकता। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। तो 6 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना स्टार्ट किया बिकॉज हिज मदर वांटेड टू हिम टू। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेना कि वो 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि वो इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ उनकी मदर की इच्छा होती है कि वो वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट। देखिए अमेच्योर वर्ड का मतलब होता है ऐसे लोग जो शौकिया तौर पे काम करते हैं, मतलब कि उन्होंने वायलिन तो बजाया लेकिन प्रोफेशनली नहीं, शौकिया तौर पर उनका शौक था वायलिन बजाना, तो एक वो अमेच्योर वायलिनिस्ट बन गए। मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, वो ज़िंदगी भर इस स्किल को बनाए रखे उन्होंने, मतलब ज़िंदगी भर उन्हें वायलिन बजाना आता था। इससे पहले एक छोटा सा इंसिडेंट बीच में हमारा पीछे रह गया, उसको पढ़ते हैं एक बारी, देखते हैं क्या है। ओके ओके, तो ये स्टोरी है किसके? उनके किसको लेकर? स्पीकिंग को लेकर, जब पहली बार उन्होंने बोलना सीखा था। ऑटो न्यूगेबर द हिस्टोरियन ऑफ एशियंट मैथमेटिक्स, तो एक व्यक्ति हैं जो कि पुरानी इतिहास की मैथमेटिक्स की बातें बताते हैं। टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन, किसके बारे में? उस आइंस्टाइन के बचपन के बारे में बात बताते हैं। दैट ही करेक्टराइज एज अ लीजेंड, जिसे उन्होंने एक लीजेंड की तरह यहाँ पर दिखाया। बट दैट सीम फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन यहाँ पर उनकी बात कहीं ना कहीं क्या है, अपने आप में ऑथेंटिक है। एज ही वाज अ लेट टॉकर, अब बात करते हैं उनके देर बोलने की, देर से बोलने की। किसके? आइंस्टाइन ने 2.5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया था, उन्हीं को लेकर ये बात कही गई है। हिज पेरेंट्स वर वरिड, उनके माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, चिंतित थे इस बात को लेकर के। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, तो एकदम एक बार क्या हुआ, लास्ट में सपर होता है हमारा डिनर, तो रात के भोजन में के लिए बैठे थे सभी लोग। ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, तभी क्या हुआ, आइंस्टाइन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी, मतलब अपना जो साइलेंस था बिल्कुल तोड़ दिया, और क्या वर्ड कहा? द साउंड इज द सूप इज़ टू हॉट, तो सूप बहुत ही ज़्यादा क्या है, गर्म है। ग्रेटली रिवाइव्ड, अब काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, उनके माता पिता को एक राहत सी मिली इस बात को सुनकर। हिज पेरेंट्स आस्क्ड, तो उनके काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने के बाद उनके माता पिता ने पूछा कि भाई, क्या पूछा? आस्क वाई ही हैड नेवर सैड अ वर्ड बिफोर, कि आज से पहले उसने एक शब्द भी क्यों नहीं कहा। तो अल्बर्ट क्या रिप्लाई करते हैं, देखते हैं। बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, कि आज से पहले सब कुछ अपनी जगह ठीक चल रहा था, इसलिए मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसा आंसर मिलता है, तो इससे पता चलता है कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जीनियस थे, बेवजह बोलना पसंद नहीं करते थे। चलिए फोर्थ स्टैंजा पे आ जाते हैं हम। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अ बैड पीपल, कि वो इतने बेकार इतने मंदबुद्धि नहीं थे अपने आप में। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो स्कूल जाते थे भाई, देखो अपने आप में। म्यूनिक एक जगह है जहाँ पे वो जाते थे। वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड। अब पूछा जा सकता है कि उनकी फैमिली म्यूनिक कब आई थी, तो उनकी फैमिली म्यूनिक आई थी जब वो आइंस्टाइन 15 महीने के थे, मतलब 1 साल 2-3 महीने के। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन द ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग सभी सब्जेक्ट के अंदर वो ठीक ठाक नंबर ले आते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन का मतलब होता है कि जो स्कूल के अंदर डिसिप्लिन होता है, जो नियम कानून होते हैं, उन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा सख्त नफरत करने वाले व्यक्ति थे आइंस्टाइन। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और कई बार इसी चक्कर में लेकर के उनके जो टीचर्स थे, अध्यापक थे, उनसे भी उनका झगड़ा हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो 15 साल की उम्र तक आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, घुटने लगे, किसको लेकर के? स्कूल जाने को लेकर के उनको घुटन से होने लगी। तो फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो स्कूल को छोड़ देंगे अपने भले के लिए। तो यहाँ तक समझ आया कि स्कूल में उन्होंने जाना कहते बंद कर दिया 15 साल की उम्र में। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल क्या हुआ था, अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू द मिलन एक दूसरी जगह, म्यूनिक एक दूसरी जगह। तो पिछले साल मतलब 15 साल से पहले
14वें साल जब की बात करें हम, तो उनके माता पिता मिलन चले गए थे एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और आइंस्टाइन जो कि उनका बेटा था उन्हें रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज द मोर लिबरल दैन म्यूनिक। तो काफ़ी देर बातचीत करने के बाद किसके साथ डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई आइंस्टाइन के साथ, तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की, एक विश रखी सामने कि वो पढ़ाई लिखाई तो करेंगे, लेकिन कहाँ से करेंगे, वो स्विट्ज़रलैंड से, जो कि जर्मन बोलने वाला एक स्टेट था। स्विट्ज़रलैंड आप सभी जानते होंगे। तो क्योंकि वो जो शहर है स्विट्ज़रलैंड का, वो शहर, वहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा क्या है, लिबरल है, खुली सोच वाले हैं, लोगों पे ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं है, स्कूल में ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए टोका नहीं जाता है, तो इस तरह की लिबरल चीज़ें, खुलापन था वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा मानते थे वो म्यूनिक के मुकाबले किसको, स्विट्ज़रलैंड के जो यूनिवर्सिटी थी। ठीक है। तो आइंस्टाइन वाज द हाईली गिफ्टेड इन अ मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन द फिजिक्स। वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, इंटरेस्ट रखते थे, काफ़ी ज़्यादा उनका मैथमेटिक्स अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था फिजिक्स के अंदर। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ख़त्म करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी आ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। ओके, तो फाइनली वो जब उनका स्कूल ख़त्म हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फर्दर स्टडी मतलब आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाएंगे, ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी के अंदर। बट साइंस वाजेंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस माउस्टेज। लेकिन साइंस ही एक चीज़ ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक लीजेंड, एक डैशिंग पर्सन बनाती थी, बल्कि उनकी जो वॉलरस माउस्टेज थी, जैसे आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, ये रहे आपको जो उनकी आइंस्टाइन की फ़ोटोज़ है, एक तो 1900 जब वो 21 साल के थे और उनके डेथ से पहले का एक फ़ोटो लगाया गया। तो ये उनके जो मूँछों के बारे में भी वो काफ़ी अच्छा बताया गया कि उसकी मूँछें भी अपने अपने काफ़ी ज़्यादा डैशिंग यंग मैन को दिखाती थी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले पैराग्राफ के अंदर। अब वहाँ तक देखा कि वो ज्यूरिक जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। तो भाई एक इंटरेस्ट तो उनका मैथमेटिक्स और फिजिक्स को लेकर के था, एक और इंटरेस्ट था उन्हें किस पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, खासतौर पर उनकी एक स्टूडेंट थी, उन्हीं के यहाँ पे, उनकी नहीं सॉरी, उस कॉलेज के अंदर ही एक स्टूडेंट थी, इसका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक, हुज ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा चालाक समझते थे। मतलब आइंस्टाइन उसे बहुत ही ज़्यादा क्या समझते थे, एक चालाक, ही बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते थे उसे। द यंग सर्व हैड come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few is in Europe where women could get degrees। वो जो मिलेवा मैरिक थी वो एक सर्बिया से बिलोंग करने वाली लड़की थी, यंग थी, तो सर्ब लिखा है यहाँ पे वर्ड, और वो आई थी स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की जो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी थी वो कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालयों में से एक था जो महिलाओं को डिग्री देता था, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह कराता था। आइंस्टाइन सो इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन। देखिए दो वर्ड यहाँ पे यूज़ किए गए, एक एली और दूसरा फिलिस्तीन। तो एली का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेंड जो हमारे साथ साथ रहना, एक सहयोगी, एक फ्रेंड होता है, तो काफ़ी ज़्यादा उसे फ्रेंड मानने लगे एक फ़िलिस्तीन के मुकाबले। फ़िलिस्तीन क्या होता है, देखिए एक ऐसा पर्सन जो कि डिसलाइक करता है जिसको आर्ट्स को, लिटरेचर को या म्यूज़िक पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो उसके मुकाबले उन्होंने क्या किया, एक एली मतलब एक फ्रेंड बनाना स्टार्ट कर दिया उन्हें। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। तो बहुत सारे लोग उनकी फैमिली में, उनके परिवार के अंदर, उनके दोस्त ऐसे थे जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्या ऑड से लगते थे। ठीक है, तो दिया कपल फेल इन लव। अब जो उनका मिलेवा मैरिक हो गए और जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, वो दोनों ही कपल थे, मतलब उनका आपस में क्या हो गया, फेल इन लव, वो उनका आपस में प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स। अब क्या लेटर्स जो थे, पत्र थे उनके बीच के, तो उनके पत्रों में क्या चीज़ आती थी, अपने अफेक्शन को वो शब्दों में लिखने के लिए, अपने जो भी उनका एक दूसरे के प्रति क्या था फीलिंग्स थी, उसको लेटर में लिखना स्टार्ट किया। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, अपने किसके साथ, अपने उन फीलिंग्स के साथ साथ वो साइंस को भी मिक्स कर देते थे। देखो यहाँ पे एक इंसिडेंट भी लिखा गया, रॉट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने जो लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on the relativity to the victorious conclusion।
कि कितना अच्छा और कितना गर्व भरा इवेंट होगा जब हम दोनों क्या करेंगे, अपने काम में सफल हो जाएंगे और जो रिलेटिविटी की जो थ्योरी है, जो रिलेटिविटी कंसेप्ट उनका, उस पर वो जीत पा करके एक अच्छा सा कंक्लूजन दे देंगे। तो किसी टॉपिक पर ये काम कर रहे थे, रिलेटिविटी, एक अभी पूरे के पूरे चैप्टर भी इस पर बेस है हमारा। तो रिलेटिविटी नाम के एक टॉपिक पे वो काम कर रहे थे, तो उसी की सक्सेस के पीछे उन्होंने यहाँ पे एक बात कुछ लिखी है कि हम उस पर जीत पा करके अच्छा कंक्लूजन निकाल देंगे। अब बात आती है, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। अब 21 साल के हो जाते हैं वो, सन 1900 आ जाता है, उनकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाती है, बट उनके पास अभी कोई जॉब नहीं होती। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गिव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर अ जॉब इन 1902। तो वो क्या करते हैं, तब तक के लिए टीचर के असिस्टेंट बन जाते हैं और एक प्राइवेट लेसन, मतलब जस्ट लाइक अ ट्यूशन टीचर होते हैं, वो पढ़ाते हैं। और फाइनली उन्हें 1902 में जाकर के एक जॉब मिल जाती है एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। अब उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट मतलब कि टेक्निकल एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ होता है उसकी जॉब मिल जाती है कहाँ पर, एक पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस एक ऐसा ऑफिस होता है जहाँ पे चीज़ों का क्या कराया जाता है, कॉपीराइट लिया जाता है। तो उस जगह पर वो उनको जॉब मिल जाती है, जो जगह होती है बर्न के अंदर। वाइल ही वॉज सपोज टू बी द असेसिंग ऑर्डर पीपल इन्वेंशन, कि भाई उनका वहाँ पे काम होता था लोगों को क्या देना, उनके इन्वेंशन के बारे में देख करके उनको क्या देना, पेटेंट राइट वगैरह प्रोवाइड करना। तो लोगों की वो क्या करके भाई पेटेंट जो इन्वेंशन देख करके उनके माइंड में भी थॉट डेवलप होने लगे। आइंस्टाइन वाज द एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। तो उन्होंने सबसे छुपा करके क्या क्या रखे थे, अपने ओन आइडिया बना के रखे थे। ही इज़ अ सैड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रोवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो यहाँ तक जिस मेज पे वो लोग बैठते थे, मतलब वो सॉरी, जो हमारे आइंस्टाइन थे वो जिस मेज पर बैठा करते थे, वो उसे मजाक में क्या कहते थे कि इसका जो ड्रोवर है, एक्चुअली इसमें जो कामकाज होता है वो समझ लीजिए एक पूरा का पूरा क्या है, थ्योरेटिकल फिजिक्स है। एक पूरा पूरा ब्यूरो हो, क्या है ब्यूरो, ब्यूरो क्या होता है, आप जैसे अपने टीवी सीरियल में देखा होगा सीआईडी का ब्यूरो होता है, उसमें जांच पड़ताल की जाती है। तो सेम उन्होंने उस ड्रोवर को क्या बताया है कि ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, जो फिजिक्स की जितनी भी थ्योरी हैं उसको लेकर के उस पूरा डिपार्टमेंट, मतलब सारी चीज़ें उन्होंने वो ड्रोवर के अंदर रखी हुई हैं, जिसे मजाक में वो कहते हैं ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स के बारे में। मतलब धीरे धीरे ये गुप्त रूप से अपना क्या कर रहे थे, अपने आइडियाज़ थॉट डेवलप कर रहे थे। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइंस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। तो अब क्या हुआ, जो फेमस एक न्यूज़पेपर था, एक जो पेपर था, उसमें 1905 के अंदर आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी के बारे में छपा। अब उनके हिसाब से जो उस थ्योरी थी, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर बात ये कही गई थी कि जो डिस्टेंस और जो टाइम होता है वो कभी भी एक साथ नहीं चलता है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट बी कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे केम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन द मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिवली टू द अदर। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि अगर दो व्यक्तियों को एक साथ घड़ी लेकर के भगाया जाए और उन्हें किसी जगह से घूम कर आने की बात कही जाए, तो अब जब वापस आने के बाद दोनों की घड़ियाँ देखेंगे दोनों व्यक्तियों की, तो दोनों में समय क्या होगा, अलग अलग होगा। ऐसा क्यों? अब देखो, अब एक व्यक्ति हो सकता है तेज़ चल के आया हो, एक स्लो चल के आया हो, तो भाई जो व्यक्ति तेज़ी से आया होगा तो उसको कम टाइम लगा होगा, और जो स्लो आया होगा तो उसको कम ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो यूँ कहा गया कि भाई जो डिस्टेंस और जो टाइम है उसमें हर एक व्यक्ति का क्या होता है, उसमें टाइम और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करती है, कोऑर्डिनेट करती है बट एक जैसी नहीं होती। From this followed the world most famous formula which describe the relationship between the mass and energy। उसके बाद एक फार्मूला बनाया गया इसी थ्योरी पर, जो कि वर्ल्ड फेमस है अपने आप में, जो दिखाता है संबंध किसके बीच में, द्रव्यमान और एनर्जी। देखिए, मास का मतलब होता है किसी चीज़ का वेट, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। तो दोनों के बीच कैसे रिलेशन है, इस थ्योरी इस फार्मूले के थ्रू देखा गया। इसका फार्मूला लिखा आपका E इज इक्वल टू MC², जहाँ पर E का मतलब क्या है, एनर्जी है, M का मतलब मास है, और C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एयर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पे अपनी बात को प्रूव करने के लिए आइंस्टाइन ने एक बात लिखी है कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे सही है अपने आप में। अब देखिए, आप भी सुनिएगा। व्हेन यू सिट विद द नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, कि जब आप किसी खूबसूरत लड़की के साथ बैठे हों 2 घंटों तक, तो आपके वो 2 घंटे आपको केवल 2 मिनट जैसे लगेंगे। एंड व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स इट सीम्स लाइक 2 आवर्स। दैट्स रिलेटिविटी।
और यदि आपको गर्म स्टोव पर, गर्म चूल्हे पर कितने मिनट के लिए, केवल 2 मिनट के लिए बिठा दिया जाए तो मानो ऐसे लगेगा कि आपको 2 घंटों तक के लिए चूल्हों में बिठा दिया गया। तो यही तो इनकी रिलेटिविटी जो थ्योरी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो इसी के माध्यम से वो समझाते हैं कि किस तरीके से टाइम और जो डिस्टेंस होता है उसके बीच में क्या होता है, हमारा एब्सोल्यूट वो आपस में नहीं होते, मतलब वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर नहीं चलते। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unrelieving। तो जब वो सारी चीज़ें कर रहे थे, किसके बारे में, इस बड़ी जो प्रॉब्लम थी फिजिक्स की उसको सॉल्व आउट कर रहे थे, बट उनकी जो अपनी निजी लाइफ थी, अपना जो पारिवारिक जो इनका जीवन था, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मचा था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा फैल थे अपनी लाइफ के अंदर। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडी। जो अल्बर्ट थे वो चाहते थे कि वो उनकी शादी हो जाए मिलेवा मैरिक से तुरंत बाद, जब उनकी स्टडी ख़त्म हो गई थी। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। लेकिन उनकी माँ उनके खिलाफ थी। क्यों खिलाफ थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिलेवा को लेकर के। सी थॉट मिलेवा हु वाज 3 ईयर ओल्डर देन हर सन। पहली कमी क्या बताई उन्होंने कि जो मिलेवा है वो आइंस्टाइन से पूरे 3 साल बड़ी हैं। वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी माना उन्होंने। एंड जो बताया सी वाज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवा इंटेलिजेंट। उसे एक और बात का जो अपने आप में डर था वो था कि मिलेवा अपने आप में बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसको लेकर भी मदर को डाउट था। सी इज़ अ बुक लाइक यू। उन्होंने कहा कि भाई वो तेरी तरह बिल्कुल किताब ही है, जैसे तू किताबों में घुसा रहता है वैसे वो भी किताबों में घुसी रहती है। हिज मदर सैड, आइंस्टाइन की मदर ने कहा। एंड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। तब क्या कर लिया आइंस्टाइन ने, उन्हें अपनी शादी को रोक दिया। अब क्या हुआ आगे, देन पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। आखिरकार ये जो कपल था इन्होंने जनवरी 1903 के अंदर अपनी शादी कर ली। एंड हैड 2 सन, उनको 2 बच्चे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड। तो अब क्या हो गया कि अब शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, लेकिन कुछ सालों बाद इनकी जो लाइफ शादी थी वो कमज़ोर पड़ गई, इनके बीच का जो हिस्सा था वो कमज़ोर पड़ गया। मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड द बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। क्योंकि जो मिलेवा थी वो अपने आप में पढ़ी लिखी थी अपने आप में, तो उसकी लाइफ के अंदर जो अपने सपने थे, एम्बिशन से, वो उसे एक हाउस वाइफ के रूप में पूरे नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली उसने क्या किया, उससे दूर होने की कोशिश की। आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, 1 साल के लगातार झगड़े के बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919। तो आखिर 1 साल के आपस में झगड़े के बाद उनका 1919 में क्या हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर। उसी साल क्या करते हैं, एल्सा जो आइंस्टाइन होते हैं वो अपने कज़िन से ही शादी कर लेते हैं 1919 में ही, जिसका नाम क्या होता है, एल्सा होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ऑलरेडी हमने इस पूरी बुक के S7 के जितने भी चैप्टर आ रखे हैं आपके इससे पहले, वो सारे के सारे आपको हमने चैप्टर वाइज बता रखे हैं, पोएम भी बता रखी है, और साथ के साथ हमने उन वीडियो के साथ MCQ क्वेश्चन के लिंक भी लगा रखे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सभी उस वीडियो लिंक को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियो हमारे इसके आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे 12वें पैराग्राफ टंजा के अंदर, देखते हैं क्या हमारा 12वां पैराग्राफ। आइंस्टाइन न्यू पर्सन चैप्टर कॉन्सिडेंस विद हिज राइज द वर्ल्ड फेम इन 1915। ही हैड पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टाइन एक नए पर्सन, एक नए व्यक्ति के रूप में उनका अध्याय प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, वो बात थी हमारी 1915 में। ठीक है, तो उनकी जो थ्योरी है छपती है द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उनका जो मेन थीम थी वहाँ पर, जो मेन कंसेप्ट था। अब इस थ्योरी ने क्या किया, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। तो नए तथ्यों को, नई जानकारी को ग्रेविटी के बारे में निकाल कर सामने रखा इसने। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990 ब्रॉड प्रूफ दैट डेट वाज एक्यूरेट। तो उनकी जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की, तो जो हमारा एक्लिप्स होता है, हमारा मतलब कि जो ग्रहण लगता है सूर्य का, उस ग्रहण ने प्रूव कर दिया जो 1919 में हुआ था कि उनकी जो ये रिलेटिविटी की थ्योरी थी वो अपने आप में बिल्कुल सही थी। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेट इन द एडवांस द एक्सटेंट ऑफ द विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार फ्रॉम बाय डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आइंस्टाइन ने बिल्कुल करेक्टली, बिल्कुल एक्यूरेटली क्या कर दिया था, कैलकुलेट कर दिया था, उसकी क्या कर दी थी, उसको काउंट कर लिया था बिल्कुल पहले से ही कि लाइट है जो
किस स्पीड से स्टार पर पहुंचेगी और कब जा कर के वो डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है कब वो उसके डायरेक्शन मूव करेगी। तो ये सारी चीज़ें आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी से क्या कर दी थी, प्रूव कर दी थी कि किस तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन का और ग्रेविटेशनल जो फील्ड है सन का वो कैसे बनेगा और कहाँ पे जाके स्टार की लाइट क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। ये सारी बातें आइंस्टाइन ने पहले ही प्रूव कर दी थी। देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज़ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जैसे अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल है, मतलब गुरुत्वाकर्षण कहते हैं हिंदी में इसे। तो ये सारी चीज़ें आइंस्टाइन ने पहले ही अपनी थ्योरी के माध्यम से प्रूव कर दी थी। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो न्यूज़पेपर में जो बात छपी थी उनकी इस डिस्कवरी को, इस थ्योरी को एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन के नाम से छापा गया। एक क्या है, वैज्ञानिक क्रांति के नाम पे। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स फिजिक्स इन 1921। इस काम के लिए उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। He was showered with the honor and the invitation from all over the world and lauded by the press। तो जब उनका ये कारनामा ज़्यादा सिद्ध हो गया तो दुनिया भर से उन्हें क्या बारिश हो गई, मतलब फुलझड़ी सी लग गई किस चीज़ की, दुनिया भर के सम्मान से, दुनिया भर के इनविटेशन से। ऑल ओवर दी वर्ल्ड के लोग उन्हें सम्मान देने के लिए इनवाइट कर रहे थे। और साथ के साथ उन पर क्या हो गया, मीडिया उनके आगे पीछे घूमने लगी। प्रेस का मतलब जो मीडिया के लोग होते हैं वो उन्हें आगे पीछे, मतलब इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए उनके आगे पीछे डोलने लगे। आगे देखिए, व्हेन द नाजीज केम टू द पावर इन जर्मनी इन 1933। तो 1933 में क्या हुआ, जो नाजी थे, नाजी मतलब हिटलर से संबंधित थी, आपको याद हो, शायद आपने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी हो। तो नाजीज जब पावर में है जर्मनी के अंदर 1933 में, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। तो जो आइंस्टाइन थे वो कहाँ चले गए, यूनाइटेड स्टेट के अंदर चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in the an uproar। तो 5 साल बाद ये देखा गया कि जो बर्लिन है, बर्लिन में डिस्कवरी हो गई न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है जो हमारा नाभिक न्यूक्लियर होता है, जो एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं उसको फिजन करना, उसको क्या करना, तोड़ देना। ठीक है, तो बर्लिन ने ये कर लिया था। तो अमेरिका के जो फिजिशियन थे, जो साइंटिस्ट थे अपने आप में, उनको बहुत ही ज़्यादा क्या थे, वो अपसेट हो गए इस बात के, क्योंकि एक तरीके ये एटम बम बन करके तैयार हो गया था। मैनी ऑफ दैम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म। तो काफ़ी जो लोग थे उसमें से क्या हो गया, भाग गए वहाँ से फासिज्म को छोड़ करके, डर करके। जस्ट द आइंस्टाइन हैड, ऐसा ही किसने किया, आइंस्टाइन ने किया। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजिस कुड बुल्ड एज यूज एन एटॉमिक बम। क्योंकि इस न्यूक्लियर फिजन के बाद एक कैपेसिटी क्रिएट हो गई थी, एक सिचुएशन बन गई चुकी थी कि नाजिस क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करके एटम बम भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है हमारा। एट द अर्गिंग ऑफ द colleagues, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939 in which he warned a single bomb of this type। तो उन्होंने कहने पर, किसके कलीग्स, जो उनके कलीग्स मतलब दोस्त वगैरह थे, उनके साथ काम करते थे, तो उनके कहने पर आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जो थे उस टाइम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं भी आ सकता है कि 1939 के टाइम पे कौन थे वहाँ पे। तो 2 अगस्त 1939 के अंदर उन्होंने उस राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी, मतलब बताया था उनको कि एक सिंगल बॉम्ब, इस प्रकार का जो एक अकेला बॉम्ब है, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद द सराउंडिंग टेरिटरी। किस प्रकार का एक सिंगल बम क्या कर सकता, पूरे के पूरे पोर्ट को, पूरे के पूरे क्या है, एक बंदरगाह को नष्ट कर सकता है। और साथ के साथ वो सारे एरिया, वो सारी ज़मीनें जिसके साथ जुड़ी हुई होती हैं आसपास की, वो उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकता है एक सिंगल बम। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू द हैव एनी इफेक्ट। किस आइंस्टाइन के इन शब्दों को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा किस पर, उस प्रेसिडेंट पर, उन प्रेसिडेंट पर जो रूजवेल्ट थे। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। तो सीक्रेटली उन्होंने क्या किया, खुद भी एक क्या कर रखा है, जो अमेरिकन डेवलप थे उन्होंने क्या किया, खुद ही एक सीक्रेटली बम बना दिया खुद से, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945।
और उन्होंने जब बम बना लिया अमेरिकन्स ने, तो उन्होंने कब 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उस समय उन्होंने कहा जापान के 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी में अपने एटम बम को गिरा दिया। डेट थी अगस्त 1945 में। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। तो इस प्रकार की तबाही से, इस प्रकार से होने वाले बहुत ही ज़्यादा जनसंहार से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, उनको गहरा सदमा सा लगा। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। तो एक ऑफिशियली लेटर लिखते हैं वो। एक मिसिव का मतलब होता है पब्लिक, जो ऑफिशियल लेटर होता है किसको, यूनाइटेड नेशन को। यूएन क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसे वो लोग लेटर लिखते हैं। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो उसमें, इस लेटर में एक प्रपोजल होता है, एक प्रस्ताव होता है कि एक वर्ल्ड वाइडली गवर्नमेंट बनाई जानी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। और इस प्रकार का जो दूसरा लेटर था उसने भी कोई खास प्रभाव नहीं, जैसा कि अब इससे पहले उन्होंने रूजवेल्ट को लेटर लिखा था तो उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। ठीक सेम इसी तरीके का जो लेटर उन्होंने जब लिखा तो इस बार भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले ही दशक क्या हुआ, आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। कि आइंस्टाइन का जो ध्यान था बहुत ही ज़्यादा क्या, पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ा और काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए इस चीज़ में। एग्रीगेटिंग फॉर द एंड ऑफ द आर्म बिल्डिंग एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी एंड कैंपेन फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी। तो उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को, और क्योंकि वो चाहते थे क्या, आर्म्स बिल्डअप जो हो रहा है उस चीज़ को रोक देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। और उनकी जो पॉपुलैरिटी थी मतलब उनकी जो फेमस हो चुके थे काफ़ी ज़्यादा तब तक वो, तो उन्होंने कैंपेन लगाना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि उन्होंने ऐसी मुहिम स्टार्ट कर दी जिससे कि शांति और लोकतंत्र को बढ़ावा मिल सके। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated a visionary and a world citizen as much as the scientific genius. तो जब 1955 में उनकी डेथ हुई, उनकी उम्र 76 साल थी और उनके इस देश को सेलिब्रेट किया जाता है या उन्हें मनाया जाता है, उन्हें याद किया जाता है एज अ विजनरी मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूर की सोच सकता है, मतलब दूर के बारे में देख सकता है। एंड वर्ल्ड सिटीज़न एज द मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, कि वो दुनिया, वो एक कंट्री के नहीं बल्कि वर्ल्ड की कंट्री के क्या है, वो एक सिटीज़न है और सबसे ज़्यादा साइंटिफिक जीनियस भी है अपने आप में। और यहाँ पे हो जाता है हमारा चैप्टर ख़त्म। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके एमसीक्यू आपको हमारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे किस पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चेक करिए आप, और अपना स्कोर चेक करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो आप जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन खोलिए और अपना एमसीक्यू करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।